नमस्कार दोस्तों, स्टडी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही महीनों बाद सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न राज्यों द्वारा और जो नेशनल लेवल है, उसके भी टेट एग्ज़ाम होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होती रहती है। इसलिए हमने एक सीरीज़ आपके लिए लाया है, एनवायरनमेंट पर्यावरण की एक सीरीज, जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित सभी अध्यायों को क्रमबद्ध रूप से देख रहे हैं। उसके साथ साथ में प्रत्येक अध्याय से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यह पूरी सीरीज आपके लिए आने वाली सीटेट एग्जाम, इसके अतिरिक्त सभी शिक्षक भर्ती और सभी राज्यों की टेट एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अतः आप हमारी इस पूरी सीरीज की प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको जो एनवायरनमेंट है वो आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बन जाएं। इसके साथ साथ में अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको यह पूरी वीडियोस बहुत लाभकारी सिद्ध होती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की यह वीडियो। आज के लेसन में हम देखेंगे जलीय पारितंत्र, जिसे हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम भी कह सकते हैं जलीय, इसमें के बारे में कि ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है क्या और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख घटक हैं। इसके पहले हमने अन्य तंत्रों को देखा, जैसे मरुस्थलीय पारितंत्र, घास पारितंत्र, वन पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। अब हम देख रहे हैं जलीय पारितंत्र, जल पारितंत्र, जल इकोसिस्टम। तो चलिए देख लेते हैं जलीय पारितंत्र को। सबसे पहले हम जलीय पारितंत्र को पारिभाषिक रूप से समझ लें, फिर हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसा पारितंत्र जिसमें आवास का मुख्य आधार ही जल हो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मतलब देखिए, जो जलीय पारितंत्र है उसमें क्या होता है कि आवास है ना, मतलब कि रह रहे हैं, खा रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वो कहां पर हो रहा है? जलीय पारितंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से जल में हो रहा है। जल इसका प्रमुख आधार है, तो ऐसे तंत्र को जलीय पारितंत्र कहेंगे। जबकि हम स्थलीय तंत्र को देखते हैं तो स्थलीय तंत्र मतलब स्थल में रहते हैं जीव, है ना, अपने पूरा जीवन यापन वहां करते हैं, भोजन वहां पर निर्माण करेंगे, ठीक है, भोजन से ऊर्जा ग्रहित करेंगे, वहां पर कार्य करेंगे, आवास रहेंगे, ये पूरी चीजें कहाँ होती है? स्थल भाग में, स्थलीय पारितंत्र। जबकि जलीय पारितंत्र में मुख्य रूप से चारों तरफ क्या होता है? जल ही जल होता है। ठीक है, अब जलीय पारितंत्र को हमको अच्छे तरीके से समझना है तो जो लवण हैं उनकी मात्रा के आधार पर हम जो जलीय पारितंत्र है उसको तीन वर्गों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। देख लेते हैं वह कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहला वह जो भाग है जलीय पारितंत्र का, वो ये है कि जलीय पारितंत्र को मुख्यतः अलवणीय जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र और ज्वार नदमुखी पारितंत्र आदि भागों में बांटा जा सकता है। अब हमने ये तीन प्रकार तो देख लिए कि अलवण जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र और ज्वार नदमुखी पारितंत्र। अब हम इनको समझ लेते हैं कि ये अलवण जलीय पारितंत्र होता क्या है। तो देखिए, जो अलवण जलीय पारितंत्र होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, या ये जो क्षेत्र होता है, ये जो इकोसिस्टम होता है, जैसा कि हमने यह देखा कि लवण की मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो पहले टाइप का पारितंत्र है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो लवण है उनकी मात्रा जो जल है या पारितंत्र पूरा उसमें बहुत कम होती है। ठीक है, अगर पीपीटी की बात करें तो 5 पीपीटी से अधिक इसके अंतर्गत जो लवण है उनकी मात्रा नहीं होती है। अब हम उदाहरण के थ्रू देखें अगर इनको,
तो अलवण जलीय जो पारितंत्र है, इनके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के हम तालाब देखते हैं मीठे पानी के, ठीक है, मीठे पानी के विभिन्न प्रकार के तालाब देखते हैं, नदियां देखते हैं, झरने देखते हैं, यह सब जो हैं वो अलवण जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब जबकि अगर हम बात करें सेकंड समुद्रीय पारितंत्र की, तो हम समुद्री पारितंत्र को देखें तो इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, खारा हमको देखने को मिलता है ये। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सीधी सी बात है लवण की जो मात्रा है वो अधिक होगी। ठीक है। किसकी अपेक्षा अधिक होगी, तो अलवण जलीय पारितंत्र की अपेक्षा अधिक होगी। मतलब अगर पीपीटी की बात करें तो 35 पीपीटी या इससे अधिक इसमें मात्रा हमको देखने के लिए मिलती है। ये हमारा समुद्री पारितंत्र कहलाएगा। ठीक है। अब तीसरा प्रकार हमको देखने के लिए मिलता है ज्वारनदमुखी। ठीक है, ज्वारनदमुखी पारितंत्र, जिसे हम एस्चुरियन पारितंत्र भी कह सकते हैं। में क्या होता है कि इसमें जो समुद्री पारितंत्र है और जो अलवण जलीय पारितंत्र है, इसके बीच की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, मतलब इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इनमें दोनों जो पारितंत्र है उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जो तीसरे टाइप का हमने ज्वारनदमुखी पारितंत्र को देखा। तो इस प्रकार से हमने जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है जलीय, उसको हमने देखा कि किस प्रकार से 3 भागों में इनको बांट करके समझ सकते हैं हम। अब हम ये देख लेते हैं कि जलीय पारितंत्र को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करें तो सूर्य प्रकाश, तापमान, धुलित ऑक्सीजन, पारदर्शिता तथा पोषक तत्व, ये प्रमुख तत्व हैं, ये प्रमुख कारक हैं जो जलीय पारितंत्र को प्रभावित करते हैं। अब किस प्रकार यह जलीय पारितंत्र को प्रभावित करते हैं ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला है सूर्य प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो सूर्य के प्रकाश की बात करें, यह जलीय पारितंत्र को बहुत प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रभावित करता है। अब हम इनको समझें तो जलीय पारितंत्र में 2 प्रकार के क्षेत्र सूर्य के प्रकाश के हिसाब से हमको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब हम इसको जलीय क्षेत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं, जलीय पारितंत्र को सूर्य के प्रकाश के आधार पर। पहला प्रकाशीय क्षेत्र और दूसरा अप्रकाशीय क्षेत्र, 2 प्रकार से हमने बांट दिया। अब जब हमने उल्लेख किया प्रकाशीय क्षेत्र और अप्रकाशीय क्षेत्र, तो हम यह जान लें कि प्रकाशीय क्षेत्र कौन सा है और अप्रकाशीय क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, प्रकाशीय क्षेत्र मतलब ये कि जहां पर प्रकाश सही ढंग से पहुंच रहा है, या हम जल की जो ऊपरी सतह देखते हैं, ठीक है, समुद्र में जो ऊपरी सतह देखेंगे या जल जहां भी है, तालाब, झील, वहां पर ऊपरी सतह से कुछ ही मीटर अगर हम जल के भीतर की बात करें, वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। और जहां पर पेड़ पौधे भी होते हैं और जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न होती है, ये स्थिति हमारी प्रकाशीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। जबकि अगर हम बात करें यहाँ प्रकाशीय क्षेत्र की, तो देखिए अप्रकाशीय क्षेत्र में भी प्रकाश पहुंचता है, बट ये क्या होता है, ये बहुत नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत नीचे। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, यहाँ पर केवल जो जीव जंतु होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा सूर्य प्रकाश के अनुसार जलीय पारितंत्र को, जो किस प्रकार से उन्हें प्रभावित किया। ठीक है, उनने इस प्रकार से प्रभावित किया, वो जहां पहुंचा वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जहां अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाया वहां सिर्फ श्वसन की क्रिया हुई। इस प्रकार से उन्हें प्रभावित किया। सेकंड, तापमान। तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है जलीय पारितंत्र को। तो देखिए, तापमान के बारे में एक महत्वपूर्ण बात हम जानने से पहले हमें जल के बारे में महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए कि हमको ये देखने के लिए मिलता है, आप देख भी सकते हैं, जैसे आपके यहाँ अगर कुआं है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो जल होता है वो बहुत देर से गर्म होता है। ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है वायु की अपेक्षा। वायु तो फट से गर्म हो जाती, लेकिन जल क्या होता है, बहुत आराम से गर्म होता है।
इसलिए जल के जो जीव होते हैं, ठीक है, जितने भी जीव होते हैं वह क्या होते हैं, तनुतापी होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका प्रमुख जो खतरा ये देखने के लिए मिलता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे ये ज्यादा प्रभावित होते हैं या ज्यादा जल्दी इनको खतरा महसूस होता है ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस प्रकार हमने देख लिया कि तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब हम देख लेते हैं कि धुलित ऑक्सीजन किस प्रकार से जलीय पारितंत्र को प्रभावित करती है। तो देखिए, जो जलीय पारितंत्र होता है या जलीय तंत्र होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रवेश हम देखते हैं। जो जलीय पादप होते हैं, मतलब जल में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके द्वारा ऑक्सीजन का प्रवेश हमको मिला, ठीक है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वहां पर हमको ऑक्सीजन देंगे जलीय पारितंत्र में अन्य जीवों को। अब ये जो जलीय जीव रहते हैं, अन्य जंतु रहते हैं, ये श्वसन द्वारा इसका हास्य करते हैं। इस प्रकार से जो धुलित ऑक्सीजन होती है जल में, वह वहां के जीव या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जो पेड़ पौधे रहते हैं वह इसको बाहर निकालते हैं, देन जो जलीय जीव रहते हैं वह इनको अंदर लेते हैं, हास्य करते हैं इसको, ठीक है। अब जो बात करें हम पारदर्शिता की, तो देखिए पारदर्शिता के बारे में जान लें हम। तो देखिए, जल में निलंबित जो कण होते हैं या जो पादप प्लवक होते हैं जितने भी प्रकार की, उनकी अधिकता प्रकाश की पहुंच को सीमित कर देती है, ठीक है। जिसके कारण क्या प्रभाव होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जल में निलंबित जितने भी कण होते हैं और पादप प्लवक होते हैं, उनकी अधिकता के कारण क्या होता है, प्रकाश की पहुंच बहुत कम हो जाती है अंदर जल में। तो इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम ही होगी, क्योंकि वह प्रकाश को क्या कर रही है, रोक रही है ना। इसलिए पारदर्शिता प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर पारदर्शिता रहेगी, है ना, जीव जंतु कम रहेंगे तो पारदर्शिता रहेगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, क्योंकि प्रकाश अच्छे तरीके से नीचे तक पहुंचेगा। लेकिन वहां पर प्लवक ज्यादा हो गए, कण ज्यादा हो गए, ठीक है, तो इसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि प्रकाश अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। इस तरह जलीय जो पारितंत्र होता है वो कैसा होता है, प्रतिकूल होता है, उस पर प्रभाव प्रतिकूल रूप से पड़ता है। जबकि लास्ट हम बात करें पोषक तत्वों की, तो देखिए, जो जलीय पारितंत्र है, जलीय इकोसिस्टम है, इसमें बेहतर वृद्धि के लिए पोषक तत्व की एक संतुलित मात्रा का होना आवश्यक है, ठीक है। न केवल मानव के शरीर की बात करें या मानव के स्वास्थ्य की बात करें, उसके अतिरिक्त जो जलीय वातावरण होता है, जलीय पारितंत्र होता है, इसमें भी पोषक तत्व की मात्रा बहुत जरूरी है संतुलित रूप में पाने की, ठीक है। क्योंकि देखिए, संतुलित रूप से पाने की इसलिए है कि अगर पोषक तत्व कम होंगे तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और अगर पोषक तत्व अधिक होंगे तो भी दिक्कत का हमको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अत्यधिक पोषक तत्वों की वृद्धि से सुपोषण की समस्या आ सकती है, और कम पोषक तत्व रहेंगे तो कुपोषण की स्थिति आ सकती है। इस प्रकार से पोषक तत्व भी जो जलीय पारितंत्र है उसको प्रभावित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जलीय पारितंत्र है उसको किस प्रकार से हम विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त जलीय जो पारितंत्र है इसको हमने किस प्रकार से, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनने प्रभावित किया। अब मुख्य कारक एक बार और आप देख लीजिए, बाकी मैंने इन्हें डिफाइन कर दिया हूं, समझा दिया हूं कि किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं। जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में सूर्य प्रकाश, तापमान, धुलित ऑक्सीजन, पारदर्शिता तथा पोषक तत्व ये प्रमुख रूप से हमको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इनकी विशेषता और आपने प्रकार देखा और समझ लिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके अतिरिक्त अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको निरंतर रूप से मिलती रहे। धन्यवाद। आगे की जो अगली वीडियो है उसका आपका इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।